बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ये क्वेश्चन था जो सॉल्व किया था। और आज की क्लास के अंदर हम एक नया क्वेश्चन करने जाएंगे। ठीक है, ये आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 51 है। पेज नंबर आपकी बुक्स के अंदर जो है ये 271 होगा। तो ये आप लोग निकाल लीजिए, कैलकुलेटर्स निकाल के रखिएगा। मुझे आंसर्स चाहिए होंगे तो आंसर्स जो है वो डायरेक्टली आप लोगों ने मुझे जल्दी जल्दी से बताने होंगे। ठीक हो गया? अच्छा भाई, शुरू करते हैं चीज को और सवाल पहले पढ़ते हैं और सवाल को देखते हैं कि सवाल में एग्जामिनर इस क्वेश्चन के अंदर क्या मांगता है। अच्छा, इसका जो ईयर है क्वेश्चन का, ये ईयर आप अपने पास मेंशन कर लें। 2014 नवंबर का क्वेश्चन है जो आज हम करने जा रहे हैं। तो हम लिख लेते हैं नवंबर 2014 वेरिएंट 2। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं नवंबर। बुक का क्वेश्चन नंबर 51 है, बट जो ईयर है ये नवंबर 2014, पेपर 2 2। क्वेश्चन नंबर 5 होता था यूजुअली। अच्छा जी, आ जाएं जरा, बात करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर हमसे क्या बातें करता है। कैलकुलेटर्स लेके बैठना, कैलकुलेटर्स सबके पास होने चाहिए। ठीक है, आंसर्स आप लोग करेंगे, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होनी चाहिए हर बच्चे की। कैलकुलेटर्स, नोटबुक, सब कुछ आपके सामने होना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, बोलता है डी एन ई आर इन पार्टनरशिप। ठीक है, दो लोग हैं और ये पार्टनर्स हैं। ठीक है, द पार्टनरशिप अग्रीमेंट स्टेट्स दैट द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2। इट मींस कि जो प्रॉफिट्स होंगे, जो भी बिजनेस का प्रॉफिट आएगा, जो रेसिडुअल प्रॉफिट होगा, उसके जो टोटल हिस्से बनेंगे वो 3:2 के हिसाब से बनेंगे। यानी कि 3 + 2 हो जाता है 5। यानी कि टोटल प्रॉफिट के 5 हिस्से बनेंगे, जिसमें दो पार्टनर्स हैं, एक डी है और एक ई है। तो जो पहला पार्टनर है उसको 3 हिस्से मिल जाएंगे 5 में से। ठीक है, 3/5, एंड दूसरे को 2/5। ठीक हो गया? तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। फिर बोलता है कि यार ये जो आपका कारोबार है, ये जो आपका बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 5% दिया जाएगा। ठीक है, और बोलता है ई इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 12,000 पर एनम, और ई को 12,000 की सैलरी दी जाएगी। ठीक है, तो यानी कि इनके जो भी इन्वेस्टमेंट होगी उसके ऊपर 5% का कैपिटल। ठीक है, और बाकी इनकी ई को जो है वो सैलरी दी जाएगी। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, आगे वो बोलता है द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑन 31 जुलाई 2014। अभी आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्लोजिंग इंफॉर्मेशन है ईयर एंड पे। सबसे पहले वो आपसे क्या बातें करना स्टार्ट करता है। सबसे पहले बोलता है कि यार आपके पास कुछ लीज होल्ड बिल्डिंग है। ठीक है, तो बिल्डिंग जो है वो एक नॉन करेंट एसेट है, बैलेंस शीट में जाता है। मोटर व्हीकल की कॉस्ट है, वो बैलेंस शीट में जाती है। फिक्शन फिटिंग्स की कॉस्ट है, वो भी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होती है। फिर इनके प्रोविजंस गिवन है। अब तक इस साल की डेप्रिसिएशन हटा के ये तमाम एसेट्स, जो लीज होल्ड बिल्डिंग है वो 18,000 का डेप्रिशिएट हो चुका है। मोटर व्हीकल जो है वो 10,000 का अब तक डेप्रिशिएट हो चुका है। और फिक्शन फिटिंग्स इस साल की डेप्रिसिएशन हटा के और पिछले तमाम सालों में टोटल 15,000 का डेप्रिशिएट हो चुका है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपको ट्रेड पेबल्स गिवन है। ट्रेड पेबल्स लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएंगे। ट्रेड रिसीबल्स गिवन है, एसेट्स हैं, कस्टमर से कितना पैसा लेना था ईयर एंड पे। फिर आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गिवन है। ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होता है, ये ओपनिंग होता है। क्लोजिंग आप कैलकुलेट करके इंक्रीज और डिक्रीज कैलकुलेट करते हैं। ठीक हो गया? फिर उसके बाद आगे आ जाए तो एक बैंक लोन लिया हुआ है आपने, और बैंक लोन जो है वो 8% का लिया हुआ है, 40,000 का। बैंक लोन का जो आपने इंटरेस्ट पे किया हुआ है अब तक, वो कितने का पे किया हुआ है? 1,600 का। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब भी सवाल के अंदर बैंक लोन गिवन हो तो सबसे पहले आपने नीचे जाके एडजस्टमेंट देखनी है, क्या कोई लोन से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। तो पहली इन्वेंटरी की है, दूसरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तीसरी रेंट, डेप्रिसिएशन और ट्रेड रिसीबल्स, और फिर पार्टनर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो लोन इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, सब लोग कैलकुलेटर्स उठाओ जल्दी से और मुझे ये बताओ कि 40,000 का 8% होता कितना है? 8% होता कितना है? पहले तो आप लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे, 8%। ठीक है, तो आप लोग जरा आंसर निकालें और आंसर निकाल के मुझे बताएं कि 40,000 का 8% कितना निकलता है। सब लोग जल्दी जल्दी से स्टार्ट हो जाएं और बताना शुरू करें। ठीक है, बताओ भाई, 40,000 का जब आप 8% कैलकुलेट करेंगे तो कितना होना चाहिए? ठीक है, सही है। सब लोग आंसर्स नहीं दे रहे, आज स्लो चल रहे हैं सब लोग। क्या हो गया भाई, सुबह का टाइम थोड़ी हो रहा है। शाबाश, जल्दी 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 आंसर्स बताओ। 40,000 का 8% कितना आ रहा है? सही है। तो बच्चे अभी तक जो मुझे बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि सर 3,200 3,200। सही है जी, तो 3,200 आ रहा है।
इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पे करना था वो कितना पे करना था, 3200 पे करना था। और आपने अभी तक इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पे किया हुआ कितना है? तो इंटरेस्ट पे जो आपने किया हुआ है वो आपने किया हुआ है 1600 का। इसका मतलब ये जो 1600 का इंटरेस्ट एक्सपेंस है, अब जरा सुनिएगा, ये जो 1600 का इंटरेस्ट एक्सपेंस है, सोचें इस बात को जरा गौर से। आप इनकम स्टेटमेंट में कितना रिकॉर्ड करेंगे? तो सर इनकम स्टेटमेंट में रियल एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, द रियल एक्सपेंस इज 3200। ठीक है, तो अब आप क्या करें, इसमें से 1600 माइनस कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि आपने अभी तक कितना पे नहीं किया हुआ। तो इसका मतलब 3200 पे करना था और आपने 1600 पे किया हुआ है। तो अब रिमेनिंग भी 1600 रहता है, तो ये रिमेनिंग 1600 आपका अक्रूड एक्सपेंस बन जाएगा, जो कि आप बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर देंगे। देख लो यहाँ तक। सब लोग मुझे बताएं कि ये वाली एडजस्टमेंट क्लियर है कि इनकम स्टेटमेंट में कितना जाएगा, 3200, और अक्रूड एक्सपेंसेस में कितना रिकॉर्ड होगा, 1600। रिमेनिंग 1600 पे कर दिया था और 1600 रह गया है आउट ऑफ 3200। मुझे लिख के बता दो सब लोगों को क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? जल्दी जल्दी से बताओ, सब लोग बताएं क्लियर है सबको यहाँ तक जो मैं अभी बातें कर रहा हूँ? कोई टेंशन यहाँ तक, कोई मसला यहाँ तक? देखो बेटा जल्दी जल्दी से बताओ, क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ भाई बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ, सब लोग बताया करो, तेज तेज बताया करो। सब लोगों ने अभी तक क्लियर नहीं लिखा है तो मैं वेट कर रहा हूँ, ताकि सब लोग की चैट बॉक्स खुले में हो। और आप लोगों ने रिप्लाई कहाँ करना होता है? जहाँ पे लिखा हुआ आता है वलीद खान ज़ादा चैट बॉक्स, आपने उसके ऊपर ही रिप्लाई करना है। बाकी कहीं करोगे तो मुझे इस स्क्रीन पे नजर नहीं आएगा, जो मेरे सामने स्क्रीन है ना उस पर नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो बताओ भाई यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए। सही, अभी भी कुछ बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं कर रहे। अच्छा भाई आगे बात करते हैं। आगे आपको बैंक दिया हुआ है। बैंक जो है वो बेसिकली एक एसेट है, डेबिट साइड के ऊपर इसकी वैल्यू बन रही है। 31,400 आपके बैंक में रखा हुआ है। कुछ कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हैं, डी के 40,000 के हैं और ई का भी 40,000, यानी कि दोनों ने 40,000 कारोबार के अंदर इन्वेस्ट करा हुआ है और वो अपना कारोबार चला रहे हैं। फिर उसके बाद आगे वो बोलता है कि यार आपके जो करंट अकाउंट बैलेंसेस हैं, करंट अकाउंट बैलेंसेस दोनों के क्रेडिट बैलेंस है, इसका 500, यानी कि डी के बिजनेस के अंदर 500 अभी मौजूद है। और ई के जो इनकम हुई थी पिछले सालों की उसमें 900 अभी भी बिजनेस के अंदर रखे हुए हैं, इसने अभी तक ड्राइंग नहीं करी इसकी। अच्छा जी, फिर उसके बाद कुछ ड्राइंग्स हो चुकी हैं। जो ड्राइंग्स हुई हैं वो 12,000 रुपए की डी ने करी हैं और 12,000 रुपए की ही ई ने भी करी हैं। बट सवाल के अंदर अगर आप नोटिस करें तो सवाल के अंदर टॉप पे इसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कोई जिक्र किया हुआ नहीं था। इसने बताया भी नहीं था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है या नहीं है। अगर एग्जामिनर साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेके, तो फिर आपने भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रिकॉर्डिंग नहीं करनी है। क्लियर हो गई बात यहां तक? अच्छा भाई फिर आगे बात करते हैं। आगे आपको सवाल में क्या दिया हुआ है? आगे सवाल के अंदर आपको परचेजेस गिवन है, और जो परचेजेस है बेसिकली वो इनकम स्टेटमेंट में जाती हैं 148,300। उसके बाद रेवेन्यू है 256,000,000। रिटर्न इनवर्ड्स है, जो कि आज के दौर में आप रिटर्न इनवर्ड्स के बजाय जो टर्म यूज करेंगे दैट विल बी सेल्स रिटर्न्स। फिर उसके बाद आपके पास इन्वेंट्री मौजूद है। ओपनिंग इन्वेंट्री इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होती है। हीट एंड लाइट का खर्चा है, इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होता है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होता है। वेजेस एंड सैलरीज हैं, इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होता है। मोटर व्हीकल के कुछ एक्सपेंसेस हैं, इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करोगे। रेंट रिसीवेबल है, ये आपकी एक इनकम है, इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगी। और रेंट पेबल आपका एक एक्सपेंस है, ये आपका इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, ये रेंट इनकम है, रिसीवेबल का मतलब मिलनी है तो इनकम है, और पेबल का मतलब एक्सपेंस है क्योंकि आपने पे करना है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ये एक नॉर्मल सा आपका एक ट्रायल बैलेंस है। जितनी भी मैंने ब्लू वाली बातें करी हैं सारी बैलेंस शीट से रिलेट करेंगी, और येलो वाली जितनी भी बातें हैं वो सारी इनकम स्टेटमेंट से रिलेट कर रही होंगी। क्लियर होती है यहाँ तक बात सबको? अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे सवाल में एग्जामिनर हमसे क्या बात करता है। तो अगली बात देखो जरा सवाल में। सबसे पहले वो आपको बोलता है एडिशनल इंफॉर्मेशन 31 जुलाई, ठीक है, और ये है 2014 की। नंबर वन, इन्वेंट्री वॉज वैल्यूड एट 34,100, यानी कि आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, राइट? अब ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होता है हमें पता है कि ये दो जगहों पे जाता है। एक ये जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स में, यानी कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड करोगे, और एक ये जाता है बैलेंस शीट के अंदर, यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन SOFP के अंदर आप इसको ले जाके रिकॉर्ड कर देंगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद अगली एडजस्टमेंट है, बोलता है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्रीपेड 1800। तो बोलता है कि जो तुम्हारे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसमें 1800 का प्रीपेड था। अब याद रखिएगा, अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस होता है तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं बेसिकली
ये आप अपनी बैलेंस शीट यानी कि SOFP में रिकॉर्ड करेंगे करंट एसेट्स के हेड के अंदर जाके, बिकॉज ये आपका एक करंट एसेट बन चुका है, प्रीपेड एक्सपेंस है। और इनकम स्टेटमेंट में क्या करोगे इस 1800 के साथ, तो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं या अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, तो यहां से ये देखें आपको नजर आ रहे होंगे, इसमें से आप क्या करेंगे 1800 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग कर लेते हैं ये 6350 माइनस 1800, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4550 का। क्लियर हो गई बात। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, फिर अगली एडजस्टमेंट में क्या बोलता है, बोलता है जो तुम्हारा रेंट रिसीवेबल था, रेंट रिसीवेबल ऑफ 1500 वाज आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब दिस इज रेंट रिसीवेबल, आपने पैसा जो रिसीव करना था, जो रेंट आपने रिसीव करना था, उस रेंट में से 1500 इज आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ठीक है, अभी तक आपने ये रिसीव नहीं किया है। अब याद रखिएगा दिस इज आउटस्टैंडिंग बैलेंस, बट ये आपको रिसीव करना है, इट मींस कि ये पैसा आपका रिसीवेबल है। तो रिसीवेबल्स जो भी होते हैं वो आपके करंट एसेट्स होते हैं, तो इस रिसीवेबल को आप कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, करंट एसेट के अंदर। सर आउटस्टैंडिंग अक्रूड तो अक्रूड जो होता था वो तो लायबिलिटी में रिकॉर्ड करते थे, आप करंट एसेट में क्यों बोल रहे हैं? बेटा एक्सपेंस अगर अक्रूड होगा तो वो रिकॉर्ड करेंगे लाइबिलिटीज के अंदर, अगर इनकम अक्रूड होगी तो उसको एसेट माना जाता है, यानी करंट एसेट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर हो गई बात। अच्छा भाई, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हम लोगों ने ये बातें कर ली, तो अब इसकी रेंट रिसीवेबल की एडजस्टमेंट कर लेते हैं ऊपर। रेंट रिसीवेबल कितने का था? 1500 का था, तो 1500 का जो आपका रेंट रिसीवेबल है इसके अंदर 1500 आप इनकम स्टेटमेंट में ऐड करके लेके जाएंगे, दैट विल बी 5000 समथिंग। ठीक हो गया, ये 5000 आप यहाँ पे ले जाके रिकॉर्ड कर दोगे। क्लियर हो गई बात। अच्छा भाई, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। अगली बात सुनो, फिर बोलता है डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है आपने। डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करनी है? डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन ऑल नॉन करंट एसेट ओन एट द एंड ऑफ द ईयर एज फॉलोज। जो भी एसेट्स आपके पास ट्रायल बैलेंस में मौजूद है उन सब पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सबसे पहले बोलता है एन एप्रोप्रिएट अमाउंट इज टू बी चार्ज ऑन द लीज्ड होल्ड बिल्डिंग विच आर हेल्ड ऑन 25 ईयर्स लीज। अब पता है क्या है, यहाँ पे उसने बोला हुआ है कि आपके पास लीज कितने सालों की है? 25 सालों की। यानी कि बेसिकली इस लीज को आप 2 मिनट के लिए ऐसे सोच लें कि ये वो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है एसेट की। ठीक है, तो आपको पता है एसएलएम का एक फॉर्मूला होता था, और वो फॉर्मूला क्या होता था? एसएलएम के दो फॉर्मूले होते थे ना, एक फॉर्मूला होता था एसएलएम इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू रेट इज इक्वल टू एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है, और एक और फॉर्मूला भी होता था एसएलएम का, जो कि होता था कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ या एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज इक्वल टू एनुअल डेप्रिसिएशन। अब इस बार आपको बिल्डिंग या प्रेमिसेस जो है उसकी यूजफुल लाइफ दी हुई है, तो आप इसकी डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? 75,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ दैट इज 25। स्क्रैप वैल्यू कुछ सवाल में है नहीं तो हम माइनस कर रहे नहीं है, तो 75,000 डिवाइड बाय 25, तो इसकी जो डेप्रिसिएशन आएगी वो कितनी आएगी? 3000 की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। सो दिस 3000 डेप्रिसिएशन विल बी रिकॉर्ड इन द इनकम स्टेटमेंट। कहाँ रिकॉर्ड कर दोगे आप इसको? इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड कर लोगे। और जब बैलेंस शीट के अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे होगे तो कितनी रिकॉर्ड करोगे? 18,000 प्लस 3000, एंड दैट विल बी 21,000 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी। कहाँ पे जाके? आपकी क्या कहते हैं, बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, अच्छा भाई, फिर अगली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या बोलता है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर जो 4 का पार्ट 2 है, उसमें बोलता है कि यार ये जो तुम्हारे मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल एट द रेट ऑफ 30% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मोटर व्हीकल पे आपने कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है? 30% डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, और मेथड कौन सा लगाना है? आरबीएम, यानी कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला क्या होता था? तो आरबीएम वाज इक्वल टू आरबीएम was equal to net book value into rate, जो कि सवाल में गिवन है। 30% is equal to annual डेप्रिसिएशन। ठीक है, और नेट बुक वैल्यू अगर आपने कभी फाइंड करनी हो तो नेट बुक वैल्यू कैसे निकलती है? नेट बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट, जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन होती है, माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन होती है, नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। तो आओ हम लोग ये जो हमारे पास अगला एसेट है जिसका नाम हमारे पास मोटर व्हीकल है, उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। तो अगर आप इसने इसकी मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो आप पहले ये देखो कि एसेट की कॉस्ट कितनी है? 40,000 है, और उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितनी है? 10,000 है। तो पहले आप नेट बुक वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? 40,000 में से मैं यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ, 40,000 में से माइनस कर दोगे पहले तो आप 10,000, तो बचेगा कितना?
30,000। ठीक है, अब इस 30,000 ये जो नेटवर्क वैल्यू आ चुकी है, इसके ऊपर आप 30% का रेट चार्ज करेंगे। तो जब आप इसका रेट चार्ज करेंगे तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 100, तो ये आपके पास बन जाएगा 9,000। तो जो इसकी डेप्रिसिएशन आ रही है वो कितनी आ रही है, 9,000 आ रही है। सो दिस 9,000 विल बी रिकॉर्डेड इन द इनकम स्टेटमेंट। कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, इनकम स्टेटमेंट के अंदर। और जब बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो बैलेंस शीट के अंदर 10,000 में 9,000 की डेप्रिसिएशन और ऐड कर देंगे। सो 19,000 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बन जाएगा इस साल का। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं, तो जो नेक्स्ट एसेट है, जो कि लास्ट एसेट है, उसके बारे में एग्जामिनर हमसे क्या बात करता है कि फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। तो आपने फिक्स एंड फिटिंग्स के ऊपर कितना परसेंट लगा देना है, 10% लगा देना है। और यूज क्या करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड यानी कि एसएलएम। अब याद है एसएलएम का ये वाला जो फॉर्मूला होता था पहला वाला, कॉस्ट इनटू रेट। ठीक है, तो हम ये चार्ज कर देते हैं 10% का फिक्शन फिटिंग्स की कॉस्ट पे। तो फिक्शन फिटिंग्स की कॉस्ट कितनी है, 25,000 है, और उसका 10% जब हम चार्ज करेंगे सो द आंसर विल बी 2500। तो इसकी जो डेप्रिसिएशन आई है वो कितनी आ गई है, 2500 आ गई है, जो कि हम इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। और जब बैलेंस शीट के अंदर हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो इसके अंदर जो इसकी प्रोविजन है उसके अंदर 2500 ऐड कर लेंगे, तो ये मेरे ख्याल से बन जाएगा 17,500। ठीक है, ये हम लोगों ने सारी एडजस्टमेंट कर ली डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। तीनों तीनों जो हमारे पास एसेट्स थे उन तमाम एसेट्स को हमने डेप्रिशिएट कर लिया। क्लियर हो गई बात, यहां तक देख लो सब लोग, मुझे एक दफा क्लियर लिख दें कि हाँ सर ये जो आपने बात करी है क्लियर है। ठीक है, और साथ साथ ये भी क्लियर कर दिया करें, एक दफा और क्लियर कर दो, वीडियो आवाज स्क्रीन सारी चीजें क्लियर आ रही हैं आपके पास, किसी चीज में इशू तो नहीं है। जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है, बताओ भाई, क्लियर है यहाँ तक सबको, सही है। सब लोग बताएं, सब लोग बताएं, टेंशन क्या ले रहे हैं, सब लोग बताएं। हाइफर बेटा बताओ जल्दी जल्दी से, क्लियर है यहाँ तक। मुंतहा, तशवीन, जारा, प्लीज टेल मी, सारी चीजें क्लियर जा रही हैं अभी तक जो मैं बातें कर रहा हूँ। बासिम, सही है। आप लोग को मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि आप लोग जो चैट बॉक्स पे रिप्लाई करेंगे, जिधर वलीद खान दादा चैट बॉक्स वाला नाम है उसके ऊपर ही रिप्लाई कीजिएगा, वही मेरी स्क्रीन के ऊपर रिप्लाईज आते हैं। ठीक है, बाकी रिप्लाईज दूसरी जगहों पे आ रहे होते हैं, वहां मैंने चैट बॉक्स नहीं खोले हुए। ठीक है, अच्छा भाई, फिर उसके बाद अब आ जाओ नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे, एडजस्टमेंट नंबर 5। एडजस्टमेंट नंबर 5 के अंदर एग्जामिनर क्या बात करता है, एडजस्टमेंट नंबर 5 को सुनिएगा जरा। बोलता है कि कुछ ट्रेड रिसीवेबल्स थे 4,500 के, वर इरिकवरेबल, यानी कि क्या हो गए, 4,500 के आपके बेडेड हो गए थे ईयर एंड पे। ठीक है, अब जब 4,500 के आपके बेडेड हो गए ईयर एंड के ऊपर, फिर वो बोलता है कि इस बेडेड के साथ आपने क्या करना है, तो यार कोई मसला नहीं है, ये बेडेड जो है नॉर्मली इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। एक इंपैक्ट तो इसका ये पड़ेगा, और दूसरा इंपैक्ट इसका क्या पड़ेगा, जो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, एक तो ये इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर दोगे, और दूसरी बात जो आपकी इनकम स्टेटमेंट, वो सॉरी जो बैलेंस शीट है उसके अंदर जो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स होंगे उसमें से आप इनको माइनस कर देंगे 4,500 को। तो 4,500 माइनस करके रिमेनिंग कितना आ रहा है, ये 39,500 माइनस 4,500, तो ये 35,000 के रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 35,000 के रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स बच जाएंगे। क्लियर हो गई बात। अच्छा भाई, फिर उसके बाद आगे आ जाओ जरा, अगली बात करते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रही है बातें। अच्छा भाई, उसके बाद फिर आगे वो बोलता है द प्रोविजन, अब ये सुनिएगा, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 4%। तो अब आपने क्या करना है, प्रोविजन चार्ज करना है। सो प्रोविजन हमेशा चार्ज होता है रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स पे। रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं कितने, अगर आप सवाल में देखें तो रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 35,000 के। तो 35,000 के ऊपर आप लगा दें 4%। ठीक है, कितना लगा दें, 4%। तो 35,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 100, सो आंसर विल बी 1,400। तो आपका आंसर कितना आया, 1,400। अब सवाल ये उठता है कि क्या तुम्हारा ये प्रोविजन इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। दिस 1,400 विल बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। जो परसेंटेज लगा के आंसर आता है ना, ये कहाँ जाता है, बैलेंस शीट के अंदर जाता है। किधर रिकॉर्ड करोगे, बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो कह ले। अब सवाल ये है कि ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है। तो आप ये देखो कि आपका ओपनिंग प्रोविजन कितना था, ओपनिंग प्रोविजन वाज 1900, क्लोजिंग प्रोविजन आपका कितना आया है 1400। इसका मतलब प्रोविजन डिक्रीज हुआ है। तो इसको 1900 से अगर हम अपने कैलकुलेटर्स में माइनस कर दें तो आंसर कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। सो ये जो 500 हमारे पास आंसर आ रहा है, इसको हम बोलेंगे डिक्रीज बाय 500, डिक्रीज इन पीबीडी। एंड डू यू नो
जो डिक्रीज इन पीबीडी होता है वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर, इनकम्स के अंदर रिकॉर्ड होता है, तो ये एक $500 की आप इनकम अपने पास मेंशन करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक हो गई बात। अच्छा भाई, फिर उसके बाद अगली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। तो अगली एडजस्टमेंट क्या है? अगली एडजस्टमेंट को सुनिएगा जरा ध्यान से। बोलता है ऑन 31st ऑफ जनवरी 2014 द पार्टनर्स हैज अग्रीड टू अलाउ ई टू इंक्रीज हिज कैपिटल बाय 20,000। ठीक है, 31st ऑफ जनवरी को ई ने 20,000 फर्दर कारोबार के अंदर, बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, राइट। ही इन्वेस्टेड $20,000 ऑन 31st ऑफ जनवरी 2014। क्लियर? ई पेड अ चेक इनटू द पार्टनरशिप बैंक अकाउंट ऑन दैट डेट, और ई ने क्या किया था कि पार्टनरशिप बैंक अकाउंट के अंदर वो पैसे जमा करवा दिए थे। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यार ये इसका ताल्लुक कहां से बनता है, हमारी किस एडजस्टमेंट से बनता है, तो आपको पता है हम जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं ऐसे ही यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ उसकी वर्किंग। अच्छा, आपके पास दो पार्टनर्स थे, एक जो पार्टनर था मेरे ख्याल से वो डी था और फिर दूसरा ई था। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम दो पार्टनर्स लिख लेते हैं, एक डी था और एक ई था। अच्छा, डी के साथ तो कोई मसला नहीं हुआ, उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी पहले आप वो देख लें। जो डी की इन्वेस्टमेंट थी दैट वाज 40,000। ठीक है, वो कितने की थी? 40,000 की थी। एंड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 5%। तो पहले तो 40,000 का 5% इसका सीधा सीधा निकाल लेते हैं, इसके साथ तो कोई मसला नहीं है, इसमें कोई खास टेंशन नहीं है। सो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, सो द आंसर विल बी, निकाल लेते हैं 40,000 का 5%, सो द आंसर इज 2,000। ठीक है, ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात हो गई। इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है? 2,000 बन रहा है। लेकिन जो दूसरा पार्टनर था ना, उसने क्या किया है, अब सुनना, इंपॉर्टेंट बात। जो दूसरा पार्टनर था ना, उसने ड्यूरिंग द ईयर 20,000 इन्वेस्ट करे। अब अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि यार तुम जरा एक काम करो, इसका कैपिटल देखो, कैपिटल कितना है, तो इसका जो कैपिटल तुम्हें शो हो रहा है वो कितना शो हो रहा है? 40,000 का। माई क्वेश्चन इज कि क्या इस 40,000 में जो उसने इन्वेस्ट किया था वो ऐड हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ? तो आप सबसे पहले ये देखोगे कि ये इन्फॉर्मेशन कौन सी डेट की है। ये इन्फॉर्मेशन है 31st ऑफ जुलाई 2014 की, और उसने पैसे कब इन्वेस्ट करे थे? जनवरी 2014 में। यानी जनवरी में जो उसने पैसे डाले होंगे वो जाहिर सी बात है वो इसके अंदर ऐड हो गए होंगे। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जनवरी से पहले इसकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो कितनी होगी? 20,000 होगी। और जनवरी 31 को जब उसने 20,000 मजीद इन्वेस्ट कर दिए, तो अब उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो चुकी होगी? 40,000 हो चुकी होगी। पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें अपने दिमाग के अंदर। ठीक है, ये जो मैं बात आपको बता रहा हूं दैट इज इंपॉर्टेंट। यानी कि बिफोर 31 जनवरी उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 20,000। एंड आफ्टर दैट उसने 31 जनवरी को कितना इन्वेस्ट करा? 20,000। सो उसकी अब टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो चुकी है? 40,000। क्लियर हो गया? अब जब तुमने इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है ना, अब जब तुम इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तो वो किस तरीके से दोगे, जरा सुनिएगा बात को गौर से। देखें, सबसे पहले आपने एक अकाउंटिंग पीरियड बना लेना है। इनका अकाउंटिंग पीरियड जो है वो एंड हो रहा है जून 2014 को। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हाँ, 31st जून 2014, 31st जून 2014। तो स्टार्ट कब होता होगा सर? 1st ऑफ जुलाई 2013 को स्टार्ट हुआ होगा। क्लियर हो गया? 1st जुलाई 2013 को स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद इसने 31st ऑफ जनवरी को 2014 को फर्दर इन्वेस्टमेंट करी थी। तो अगर मैं ई के बारे में बात करूं तो ई की इनिशियली साल के स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट कितनी होगी सर? 20,000 होगी। फिर उसके बाद उसने मजीद 31 जनवरी को कितनी इन्वेस्टमेंट करी सर? 20,000 की दोबारा इन्वेस्टमेंट करी। तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी बन चुकी होगी एट 31st ऑफ जून? टोटल वो कितना इन्वेस्ट कर चुका है बिजनेस के अंदर? 40,000। तो ऊपर देखो 40,000 ही रिफ्लेक्ट हो रहा था ना। ऊपर क्या शो हो रहा था? क्या शो हो रहा था ऊपर? 40,000 की। उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 40,000 की। पहले तो आप ये बात क्लियर कर लो दिमाग के अंदर, राइट। आफ्टर दैट अगली बात अगर आप सुने तो अब इसका आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो आपको पता है जुलाई से लेके जुलाई से लेके अब जरा सुनिएगा, जुलाई से लेके 31 जनवरी तक कितने मंथ बनते हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। कितने मंथ्स बन रहे हैं? जरा यार कैलकुलेट कर लो आप लोग, और आप लोग भी कैलकुलेट करके बताओ। इसकी क्लोजिंग जो थी वो जून थी या जुलाई थी यार? 31 जुलाई थी। अच्छा, ये मैं एक थोड़ी सी करेक्शन कर लूं, 31 जून लिख दिया मैंने गलती से। जुलाई थी ना, जुलाई 14। तो ओपनिंग कब होती होगी? 1st ऑफ अगस्त होती होगी। ठीक है, 1st अगस्त 13 को ओपनिंग हुई होगी। 13 को। ठीक है, तो अगस्त से लेके और जनवरी तक कितने मंथ्स बन रहे हैं?
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी कि 6 मंथ्स। यहां से लेके यहां तक का जो टाइम पीरियड है, ये जो इतना टाइम पीरियड है जिसमें इसकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 20,000 थी, उसमें कितना टाइम गुजरा है? 6 मंथ्स का पीरियड गुजरा। और बाकी का जो टाइम पीरियड है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, बाकी भी 6 मंथ्स है। लेकिन अब आपको पता है, फर्स्ट 6 मंथ्स उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी, फर्स्ट 6 मंथ्स, वो उसकी इन्वेस्टमेंट थी 20,000 की। एंड लास्ट 6 मंथ उसकी जो इन्वेस्टमेंट हो गई थी वो 20,000 से इंक्रीज हो गई थी, यानी कि इन्वेस्टमेंट कितनी थी लास्ट 6 मंथ्स में उसकी? 40,000 की थी। तो अगर मैं इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? अब जरा देखिएगा, 5% देना है आपने। कितना देना है? 5%। तो पहले हम क्या करते हैं, 20,000 का 5% निकाल लेते हैं। 20,000 का 5% इज 1,000। तो ये 1,000 तो आ गया आपके पास पूरे साल का इंटरेस्ट। लेकिन ये पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ हाफ ईयर का करेंगे, क्योंकि ये 20,000 की इन्वेस्टमेंट इसकी सिर्फ हाफ ईयर की थी। तो यानी कि मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, यानी कि 6 मंथ्स की, या डिवाइड बाय 2 कर लो डायरेक्टली, तो आंसर कितना आ जाएगा? 500। तो फर्स्ट 6 मंथ्स का जो हमने इसको इंटरेस्ट पे करना है, वो कितना पे करना है? 500 पे करना है। और लास्ट 6 मंथ्स की उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो चुकी थी? 20,000 से इंक्रीज हो गए 40,000 हो चुकी थी। तो कैलकुलेटर पे लिखो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, तो 2,000 आंसर आएगा। तो 2,000 आ गया इसके पूरे साल का। लेकिन इसको इन्वेस्टमेंट करे हुए सिर्फ 6 मंथ्स हुए थे, ये एडिशनल, तो इसको 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट भी पे किया जाएगा। तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 कर ले, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1,000। सो इन टोटलिटी अगर हम बात करें तो हम ई को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे कर रहे हैं? हम ई को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे 1,500 का। कितना पे करेंगे? 1,500 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे। क्लियर हो गई बात? ये इसको गौर से देख लें सब लोग, ये जो मैंने यहाँ पे बात बताई है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बड़ी क्लियर होनी चाहिए, कि हमारे पास जो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 40,000 की है, लेकिन वो उसने 20,000 उस 40,000 में से इन्वेस्ट करे थे 31 जनवरी को। तो उससे पहले उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 20,000 थी। और उसके बाद उसने फर्दर 20,000 इन्वेस्ट करे, तो उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो चुकी थी इस दिन? उसकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी 20 पहले से थी, और 20 उसने मजीद इन्वेस्ट किए थे, तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो चुकी थी? 40,000 की इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी। कितने की? 40,000 की। तो फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर हम क्या करेंगे? 20,000 का 5% पे करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और 6 मंथ्स के लिए 6 डिवाइड बाय 12 करना पड़ता है। और लास्ट 6 मंथ्स का जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे, करेंगे 5% ही, लेकिन सिर्फ 6 मंथ्स का पे करेंगे, क्योंकि इसकी ये 6 मंथ्स की इन्वेस्टमेंट चेंज हुई है। क्लियर हो गई ये वाली एडजस्टमेंट? सब लोग देख लो इसको, 1,500 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में पूरी समझा दी है, टाइमलाइन बना के समझा दी है, ताकि आपको क्लियर हो कि हाँ यार ये सब कुछ हुआ था। सब लोग मुझे एक दफा क्लियर लिखेंगे तो मुझे अंदाजा होगा, हाँ भाई ये जो मैंने बात करी है ये आपको क्लियर है। तो चलिए जल्दी से सब लोग क्लियर लिख दें चैट बॉक्स के ऊपर। सब लोग जल्दी जल्दी से क्लियर लिख दें। जो लोग नहीं लिख रहे अभी तक, चैट बॉक्स पे रिप्लाई नहीं कर रहे, वो ना शर्माएं। आप लोग बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं लगेगा कि आपको क्लियर है या नहीं है। सब लोग कोशिश करें, हिम्मत करें अपने। जो लोग जो है सिर्फ वीडियो खोल के कहीं आगे पीछे गए हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जो लोग लाइव बैठे हैं अभी, तो वो लिखेंगे तो मुझे पता लगेगा हाँ भाई ये लोग लाइव बैठ के देख भी रहे हैं। सही है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास ज्वाइन करते हैं और फिर अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं, या बैक स्क्रीन के ऊपर इनकी जूम चल रही होती है और फिर फ्रंट पे फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज कर रहे होते हैं। बहुत टाइट। हाँ भाई, क्लियर है यहाँ तक सबको? अभी भी एक दो बच्चों ने रिप्लाई नहीं किया है, तो मैं उनका वेट कर रहा हूँ, और हम आगे बढ़ते हैं। और अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं इनकम स्टेटमेंट। अब जल्दी जल्दी बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट, कोई खास मसला नहीं है। इनकम स्टेटमेंट अब हम सवाल सॉल्व कर चुके हैं, अब इनकम स्टेटमेंट सिर्फ चीजें रिकॉर्ड करनी है। तो यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी कि सेल्स। रेवेन्यू या सेल्स आपको सवाल के अंदर गिवन था, तो आ जाएं और उसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। सो द रेवेन्यू वाज 256,000, तो रिकॉर्ड कर लो 256,000, और इसमें से आप लेस कर दोगे, इसमें से आप लेस कर दोगे सेल्स रिटर्न्स। और जो आप सेल्स रिटर्न लेस करोगे यहां से, वो कितनी थी सवाल के अंदर? तो रिटर्न इनवर्ड्स मौजूद था 5,200 का, तो इसमें से 5,200 माइनस कर देंगे। ठीक है। तो अब आपके पास आ जाएंगी नेट सेल्स, तो हम निकाल लेते हैं। ये 256,000 माइनस 5,200, सो आंसर विल बी 250। लिख लें यहाँ पे 250,800। ठीक है। फिर हम यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स की। कॉस्ट
ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले आ जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है, तो लिखो वो ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक हो गया। तो ये जो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है सवाल के अंदर ही गिवन थी, दैट वाज 25,800, वो रिकॉर्ड कर लेंगे हम यहाँ पे 25,800। फिर हम रिकॉर्ड करेंगे परचेजेस। जो परचेजेस आपके पास हैं वो परचेजेस यहाँ पे सवाल में दी हुई थी उन्होंने 148,300 की, तो वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं परचेजेस 148,300 की। सवाल में कोई परचेज रिटर्न्स था नहीं, सवाल के अंदर कोई कैरेज इनवर्ड्स था नहीं, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली यहाँ से सबट्रैक्ट कर लेंगे, यानी लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब ये जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है ये सवाल के अंदर एडजस्टमेंट में हमें गिवन थी एंड दैट वाज 34,100 की। ठीक हो गया, तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं 34,100, ठीक है, और इसको एडलेस करते हैं और एडलेस करके एक कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो भाई आ जाओ जरा कैलकुलेट करते हैं। 25,800 प्लस 14,8,300 माइनस कर दो इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री 34,100। ठीक हो गया, तो ये आंसर आ गया 140,000। तो इसमें से आप 140,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 250,000 में से 250,800 में से आप 140,000 माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 110,800। और ये जो 110,800 आ रहा है दैट इज द ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये क्या आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम अदर इनकम्स जो कि सवाल के अंदर थोड़ी बहुत गिवन थी वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम हेडिंग लिखेंगे ऐड अदर इनकम्स। अब अदर इनकम्स के अंदर सबसे पहले अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आप लोग सवाल मेरे साथ साथ पढ़ रहे थे, एक रेंट रिसीव था। ठीक है, रेंट रिसीव कितने का था आपका 3500 का था, जिसमें 1500 रुपए का क्या था अक्रूड था, तो वो ऐड कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे रेंट रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल। ठीक है, 3500 का रेंट रिसीव हो चुका था, 1500 का स्टिल होना था, तो ये आप इसके अंदर ऐड करके टोटल 5000 की वैल्यू लिख लेंगे। 3500 ही था, यस। फिर उसके बाद एक इनकम और थी, अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। याद है तुम लोगों को जब हम लोगों ने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैलकुलेट करा था तो डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आया था। तो डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है, आपकी इनकम होती है, तो आप उसको रिकॉर्ड भी कहाँ करोगे अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर, तो यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आके लिख दोगे डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और वो डिक्रीज कितना आया था 500 का आया था, तो 500 यहाँ पे ऐड कर लोगे, तो टोटल कितने बन गई ये वैल्यू इनकम्स की 5500। तो ये 5500 को आप ऐड कर लो अपने ग्रॉस प्रॉफिट्स के अंदर, तो कितना आ जाएगा ये 16,55,000। तो ये 116,300 का आंसर आ रहा है। ठीक है, 116,300 बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, 116,300। ठीक है, अच्छा भाई, फिर ये हमारी नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट यहाँ तक तो बन चुकी है, यहाँ तक हमें कोई ऐसा मसला नहीं है। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट पोर्शन के ऊपर जाएंगे, बैलेंस वो इनकम स्टेटमेंट के, जिसके अंदर हम अपने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे। मेरा पेज खत्म हो गया है, आपके पास वही पेज पे जगह होगी नोटबुक में, तो वहीं कंटिन्यू कीजिएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑपरेटिंग। अब जरा देखिएगा, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास कौन कौन से हैं हम देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास खर्चा है वो हीट एंड लाइट का है। हीट एंड लाइट से रेट कोई एडजस्टमेंट थी नहीं, तो डायरेक्टली हम रिकॉर्ड कर लेंगे 7600 का। तो पहला एक्सपेंस हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट 7600। फिर इसके बाद आगे आ जाए तो जो अगला एक्सपेंस है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसमें कुछ प्रीपेड था वो माइनस करेंगे 1800 का, तो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 6350 के पहले लिखते हैं 6350, और उसमें से माइनस कर देंगे 1800। ठीक है, तो लिख लो 6350 माइनस 1800, तो आंसर कितना आ गया 4550। अगला एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, तो अगला एक्सपेंस है वेजेस एंड सैलरीज 28,950 का, तो ये रिकॉर्ड कर लेते हैं वेजेस एंड सैलरीज 289 कितना था 28,950। ठीक है,
28,950। ठीक है, आगे आ जाओ जरा। तो अगला क्या था, मोटर एक्सपेंस था, तो मोटर एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं 11,000 का मोटर एक्सपेंस। वो था कितने का, 11,000 का। ठीक है, वो रिकॉर्ड कर लो। फिर अगला एक्सपेंस है आपके पास रेंट पेएबल। ठीक है, 12,000 का, वो रिकॉर्ड कर लो। फिर उसके बाद आपके पास कुछ नॉन कैश एक्सपेंसेस थे, जैसे कि डेप्रिसिएशन, बैड डेट, तो वो रिकॉर्ड करते हैं। तो पहले डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं। हम तीनों डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर चुके थे, ठीक है, याद है ना आपको, ये सब डेप्रिसिएशन हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली थी। तो वो रिकॉर्ड करते हैं सारी डेप्रिसिएशन। ठीक है, अच्छा भाई। सुनो, डेप्रिसिएशन पहले हमारी थी लीज होल्ड बिल्डिंग की, तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल। और उसके बाद फिर तीसरी डेप्रिसिएशन थी डेप्रिसिएशन ऑन लास्ट एसेट कौन सा था, दैट वाज फिक्चर्स एंड फिटिंग्स। ठीक है, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स। मैं आपको बता चुका हूँ वर्किंग सामने ही शो करनी होती है, मैं इधर करता हूँ। 3, 9 एंड 2,500, तो लिख लो ये 3,000, 9,000 एंड 2,500। फिर उसके बाद एक बेडेड हुआ था, वो रिकॉर्ड कर लें। बेडेड एडजस्टमेंट में गिवन था, भूलना नहीं, बेडेड एक गिवन था। और बेडेड जो था वो इरिकवरेबल डेट था, और वो उसने इस एडजस्टमेंट के अंदर बताया था कितना हो चुका था, 4,500 का, एंड इट शुड बी रिकॉर्ड इन द इनकम स्टेटमेंट एज एन एक्सपेंस। तो 4,500 का एक बेडेड भी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये तमाम आपके एक्सपेंसेस हो गए। आप इन तमाम एक्सपेंसेस को अपने पास पहले कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आ जाओ साथ में कैलकुलेट कर लेते हैं कितना बन रहा है ये आपके पास। पहला है 7,600। अब मुझे अकेले में करने में बहुत टाइम लगेगा, सब लोग करते तो जल्दी जल्दी होता रहेगा। प्लस 28,950 प्लस 11,000 प्लस 12,000 प्लस 3,000 प्लस 9,000 प्लस 2,500 प्लस 4,500। तो 83,100 आंसर आ रहा है। बाकी लोगों ने भी जो दिया है आंसर, शाबाश बेटा ताहिल, बिल्कुल सही बताया, 83,100। और अब आप क्या करोगे, इस 83,100 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे अपने ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर इनकम में से, जो कि कितना था, -116,300। ठीक है, तो ये माइनस करोगे तो आंसर कितना आ रहा है, 33,200 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 33,200। ठीक है, और इसको आप नाम दोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक हो गया। और फिर इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद आप एक लास्ट चीज है जो यहाँ से लेस करोगे, और उसको हम कहते हैं फाइनेंस कॉस्ट। आपकी फाइनेंस कॉस्ट यानी कि लोन इंटरेस्ट, तो लोन इंटरेस्ट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे। द लोन इंटरेस्ट वॉस कितने का था, हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। द लोन इंटरेस्ट कहाँ किया, ये रहा, द लोन इंटरेस्ट वॉस 3,200। तो इनकम स्टेटमेंट में कितना रिकॉर्ड करना था, 3,200, वो रिकॉर्ड कर ले यहाँ से। 3,200 ये आप माइनस कर दोगे, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी द नेट प्रॉफिट। तो आपका जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो बन जाएगा मेरे ख्याल से 30,000 का। यहाँ तक कॉपी कर देख लो, यहाँ तक सब लोग सारी चीजें देख लो, और मुझे बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है, सबको क्लियर है यहाँ तक। जरलेश बेटा क्लियर है आपको, बताओ। ताशवीन ने तो पता नहीं रिप्लाई नहीं कर रही है, नाराज है ताशवीन, अभी ने पूरी क्लास के अंदर उसने कुछ भी नहीं बात करी। फातिमा, बेटा मुझे बताओ क्लियर है, जारा आप लोग भी बताओ क्लियर है ये जो चीजें हम कर रहे हैं यहाँ तक, आप लोग को समझ आ रही हैं। बाकी और कौन है, आयफर आज गायब गायब लग रही है, आयफर क्या सीन है, बताओ क्लियर है यहाँ तक सबको। हम्म, अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या सीन है आगे। अब हम लोगों ने बनाना है एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बड़ा छोटा सा बनेगा, यहाँ पे कोई बहुत खास टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं। हाँ बेटा सही है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा भाई,
एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो स्टार्ट होगा वो होगा नेट प्रॉफिट से, और जो नेट प्रॉफिट है आपका जरा देखिएगा वो हमारा कितना आया था, 30,000 का आया था। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वगैरह कुछ था नहीं सवाल में, तो डायरेक्टली हम लेस करेंगे यहां से, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर्स थे, एक डी था और एक ई था, और इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हम बड़ी डिटेल में बातें कर चुके थे। तो डी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था दैट वाज 2000, एंड ई का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था दैट वाज 1500। तो यहाँ आप लिख लो 2000 एंड 1500, तो ये टोटल कितना बन गया, 3000, कितना बन गया ये, 3500। अच्छा भाई, तशवीन बोल रही है मैं आपको बहुत मैसेज कर रही हूँ। बेटा आप स्क्रीन देखो कि आप किसके ऊपर मैसेज कर रहे हो मुझे। जहां पे लिखो उधर जाओ, पार्टिसिपेंट में वहां लिखा हुआ होगा वलीद खान ज्यादा, और उसके आगे लिखा होगा चैट बॉक्स। तो उसके ऊपर रिप्लाई करोगे तो मुझे रिप्लाई पहुंचेगा। तुम लोग व्हाट्सएप पर रिप्लाई क्यों कर रहे हो? अच्छा खैर, उसके बाद फिर आगे आ जाओ। लेस हम करेंगे यहाँ से, और लेस हम करेंगे, एक पार्टनर को सैलरी मिल रही थी, तो जो सैलरी है वो कितनी मिल रही है, 12,000। तो 12,000 सैलरी रिकॉर्ड करेंगे, 12,000। ठीक है, ये 12,000 की सैलरी भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी। ये दोनों चीजें 30,000 में से माइनस हो जाएगी। 30,000 माइनस 3,500 माइनस 12,000, तो आपके पास आंसर कितना आया, 14,500 रिमेनिंग आंसर आ रहा है। दिस 14,500 विल बी नोन एज रेजिडुअल प्रॉफिट। ये क्या आ गया, residual profit, and now this residual profit will be shared amongst the partner, between the partners। तो वो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था सवाल में, याद है? देखो सबसे पहले क्या बात हुई थी इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर, 3:5 और 2:5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। डी को और ई को कितना कितना मिलेगा, 14,500 का, 14,000 का, 500 का, 3/5 एंड 2/5। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटू 3 डिवाइड बाय 5, सो आंसर इज 8,700। ठीक है, तो ये आ रहा है 8,000। 21 तो हो नहीं सकता मेरा बेटा, इतनी बड़ी वैल्यू कैसे हो सकती है, टोटल प्रॉफिट ही 14,000 का है। ठीक है, 8,700 माइनस 14,500, सो ये आ गया 5,800। ठीक है, ये आपका बन गया टोटल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कॉपी कर लो यहां तक सब लोग। ठीक हो गया। अच्छा भाई, उसके बाद फिर आगे अब हमने क्या करना है, अब बड़ा बेसिक सा काम है, अब आपने करंट अकाउंट बनाना होता है, तो करंट अकाउंट जल्दी से बनाते हैं। करंट अकाउंट में कोई खास टेंशन नहीं है, करंट अकाउंट जल्दी बनाते हैं। करंट अकाउंट के अंदर दो पार्टनर्स हैं, तो लेट्स गो। ठीक है, करंट अकाउंट के अंदर एक डी है और एक ई है, तो दोनों के करंट अकाउंट के बैलेंसेस लिखते हैं। सबसे पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, करंट अकाउंट के बैलेंसेस हमें करंट अकाउंट से मिल जाएंगे। अगर आप देखें तो पहला जो बैलेंस है वो 500 क्रेडिट है, और दूसरा 900 क्रेडिट है, लिख लें 500, 900। ठीक है, फिर उसके बाद दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिला था वो हम लोग अभी ऊपर लिख के आए हैं, दैट वाज 2000 एंड 1500। क्लियर हो गया, तो ये 2000 और 1500 रिकॉर्ड कर लो यहाँ पे अपने पास लाके, 2000 एंड 1500। फिर दोनों को कुछ प्रॉफिट का शेयर मिला था, जो प्रॉफिट दोनों को मिला था वो 8,700 एंड 5,800। ठीक है, 8,700 एंड 5,800 का मिला था। फिर दोनों ने कुछ ड्राइंग्स करी थी, तो वो ड्राइंग्स यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगी। ड्राइंग्स दोनों ने सिमिलर करी थी। ड्राइंग्स ये गिवन है, 12,000 और 12,000, सेम ड्राइंग्स दोनों ने करी थी। 12,000 यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे, 12,000 और 12,000। क्लियर हो गया। हमने ये सारे करंट अकाउंट की बातें भी अपने पास रिकॉर्ड कर ली। अब हम लोग देखते हैं कि भाई जो डी है उसकी कौन सी साइड हैवियर है।
तो उसके हिसाब से उसका बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। 8,700। अब जरा देखिएगा, एक जो है डी के बारे में, डी की कैलकुलेशन हो रही है, तो डी की देखते हैं कौन सी साइड हैवियर है। तो क्रेडिट साइड का टोटल निकाल लेते हैं, 500 प्लस 2,000 प्लस 8,700। तो इसकी जो साइड बन रही है वो डेबिट साइड ही हैवियर बन रही है, यानी कि 12,000 इसका हैवियर साइड है, तो दोनों साइड पे 12,000 लिख देंगे। ठीक है, और इसका मतलब इसका जो बैलेंस ब्रॉड डाउन है वो नेगेटिव बन जाएगा, इधर आ जाएगा बैलेंस बी डी। दैट विल बी कितना, 800, मेरे ख्याल से ये 11,200 बन रहा था, तो माइनस 12,000, तो आंसर आ जाएगा 800। एंड ये बैलेंस शीट ही इधर आ जाएगा 800 का। इसका मतलब ये नेगेटिव बैलेंस है, इसने एक्स्ट्रा ओवर ड्राइंग्स कर ली है। ठीक है, अच्छा भाई इसका भी निकाल लेते हैं, तो 900 प्लस 15,000 प्लस 5,800, सो इट इज 21,700। 20, नहीं यार इतनी बड़ी वैल्यू कैसे बन जाएगी, मैंने कुछ गलती करी है कैलकुलेशन में, रुको। एक तो 900 था, 900 प्लस 1500 प्लस 5,000, 900 प्लस 1500 प्लस 5,800। ठीक है, 8,200 बन रही है, तो इसकी भी 12,000 वाली साइड ही बड़ी बन रही है, यानी कि डेबिट साइड ही इसकी भी हैवियर है। 12,000 एंड 12,000 एंड 12,000 में से माइनस कर दो 8,200। ठीक है, तो आपके पास जो रिमेनिंग आंसर आ रहा है वो 3,800 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो बैलेंस बन रहा है नेगेटिव, वो 3,800 बन रहा है, 3,800। जस्ट टू मेक श्योर कि हमने जो ये करंट अकाउंट्स बनाए हैं सही बनाए या गलत बनाए, हम जरा मार्किंग स्कीम में चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास जो बैलेंस है, अच्छा भाई यही वाला करंट अकाउंट है। ठीक है, ये इसका, अरे हमने एक पार्टनर की सैलरी रिकॉर्ड नहीं करी, ओके फाइन, ठीक है। ये मैं बोलूँ दोनों का नेगेटिव क्यों आ रहा है यार, इस पार्टनर को एक सैलरी भी मिली थी ना, उसकी सैलरी भी रिकॉर्ड करो ना। कोई बता भी नहीं रहा है कि सैलरी रह गई थी, हम लोगों ने सैलरी रिकॉर्ड करी थी ना, कितने की थी, 12,000 की सैलरी थी, तो वो भी तो मिली है। तो यहाँ पे 12,000 की सैलरी भी आ जाएगी। ठीक है, सो अब ये बन जाएगा 20,000। ठीक है, ऐड कर लेते हैं एहतियातन, 900 प्लस 1,500 प्लस 5,800 प्लस 12,000। ठीक है, तो ये बन रहा है 20,200 बन रहा है। 900, यार सब लोग आज कैलकुलेशन भी तो नहीं कर रहे हैं, इतना स्लो कर रहे हो आज तुम लोग। 5,800 लिखो, बातें भी करो, कैलकुलेटर भी यूज करो। ठीक है, पहला 900, 1,500। ठीक है, और ये है खैर पता नहीं, हम लोग यार इसको बैलेंस करके देखते हैं, वहां मुझे कोई इशू लग रहा है। ये बन रहा है 20,200 बन रहा है मेरे पास, तो तुम लोग भी जरा कैलकुलेट करके देखो, ये इसकी जो क्रेडिट साइड है वो 20,200 ही बन रही है। ठीक है, इसको जरा कैलकुलेट करके देख लेना यार। ठीक है, तो मुझे बताना। अच्छा, आगे बात करते हैं, 20,200 में से माइनस कर दें 12,000, तो ये बन गया 8,200। तो इसका जो बैलेंस शीट ही बन रहा है वो बन रहा है 8,200, और इधर जो बैलेंस बीडी भी बनेगा वो भी कितना बनेगा, 8,200। ठीक हो गया। अच्छा ये इन्होंने जरा ये देख लेना, इन्होंने मार्किंग स्कीम में क्या करा हुआ है कि बैलेंस बीडी सीडी तो 8,200 आ रहा है, लेकिन ये बैलेंस फिगर इन्होंने 20,000 लिखी हुई है, जो कि ये गलत है। ठीक है, इन सबको जब आप आपस में ऐड करोगे तो ये 20,000 नहीं, 20,200 बन रहा है मेरे पास। ठीक हो गया, क्लियर है। अच्छा भाई आगे आ जाए जरा। तो वंस हम लोगों ने ये सारा काम कर लिया, सारा करंट अकाउंट वगैरह सब कुछ बन गया, याद रखिएगा करंट अकाउंट के अंदर एक अकाउंट नेगेटिव है। ठीक है, पहले वाले बंदे का तो करंट अकाउंट नेगेटिव बैलेंस एक का है, और दूसरे का पॉजिटिव है। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जल्दी से बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाने में ज्यादा देर नहीं लगती, जल्दी जल्दी बनाएंगे। ठीक है, मुश्किल से 5 to 6 मिनट्स लगेंगे, बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा भाई चलो भाई, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और सबसे पहले आ जाएगा कॉस्ट, फिर आ जाएगा डेप्रिसिएशन टू डेट, एंड देन द लास्ट कॉलम नेट बुक वैल्यूज। क्लियर हो गई बात। हाँ, अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सुनो जरा। सबसे पहले
यहाँ पे आप लिखोगे नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। अच्छा जी, नॉन करंट एसेट्स के अंदर हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास पहला जो एसेट था वो क्या था, लीज होल्ड बिल्डिंग थी 75,000 की, तो हम लिख लेते हैं बिल्डिंग 75,000 की। और इस बिल्डिंग का कुछ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट हमने करा था, दैट वाज 21,000, वो रिकॉर्ड कर लेते हैं 21,000। इसी तरीके से अगला जो हमारे पास एसेट है वो कौन सा है, मोटर व्हीकल है। तो मोटर व्हीकल कितने की है, 40,000 की, रिकॉर्ड कर लेते हैं मोटर 40,000 की। और फिर इसमें से इसकी प्रोविजन माइनस कर लेंगे, दैट इज 19,000, तो 19,000 माइनस कर लेंगे इसमें से। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट एसेट था हमारे पास फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, तो फिक्सचर एंड फिटिंग्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। और वो हमारे पास कितना है, फिक्सचर एंड फिटिंग्स वाज 25,000। ठीक है, तो रिकॉर्ड कर लेते हैं 25,000। और इसमें से फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 17,500। ठीक है, 17,500, तो हमारे पास सबकी नेट बुक वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। पहला है 75,000। ठीक है, तो ये आ गया 54,000। थैंक यू बेटा, 54,000 लिख दिया मैंने, 54,000। फिर 40 - 19 कर दो, तो आ जाएगा आपके पास 21,000। और ये हो गया लास्ट वाला 25,000 -25,000 -17,500। ठीक है, 7,500। सबको ऐड कर लेंगे, +21,000 +54,000, तो ये बन गया 82,500। तो 82,500 के हमारे पास क्या आ गए, टोटल नॉन करंट एसेट्स। क्लियर हो गई बात, ये आपके पास आ गए टोटल नॉन करंट एसेट्स। आगे बात करते हैं, अगली चीज जरा सुनिएगा। अब हम लिखेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स जो है उसके अंदर सबसे पहले तो आपकी आ जाएगी क्लोजिंग इन्वेंटरी। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड करते हैं, इन्वेंटरी। इन्वेंटरी सवाल के अंदर मौजूद थी हमारे पास, द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी वॉज 34,100। ठीक है, तो रिकॉर्ड कर लो यहाँ पे 34,100। उसके बाद फिर आगे बात करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में एक बेडेड हुआ था, तो बेडेड होने के बाद ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू कितनी बच गई थी हमारे पास, 35,000। ठीक है, ये देख लो 35,000, तो ये आप लिख दोगे 35,000। और उसके बाद आप इसमें से लेस कर दोगे इसकी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था वो आपके पास कितना आया था, आप लोगों ने कैलकुलेट करा था 1,400 का आया था, इसमें से 1,400 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगली चीज हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक, जो कि हमारे पास था, कितना मौजूद था बैंक, तो बैंक आके देख लेते हैं। द बैंक वॉज, बल्कि कुछ प्रीपेड भी था ना हमारे पास, एक चीज हमारे पास प्रीपेड थी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्रीपेड थे, तो पहले वो लिख लेते हैं, अदर रिसीवेबल्स 1,800 के। ठीक हो गया, उसके बाद फिर हमारे पास बैंक था, बैंक रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो बैंक हमारे पास कितना था, मैं वैल्यूज बार बार पीछे मुड़ के देखनी पड़ेंगी। सो द वैल्यू ऑफ बैंक वॉज 314,000। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, 314,000। देखा, ये आप लोगों ने सारे करंट एसेट्स रिकॉर्ड कर लिए। अब आप इनका टोटल निकाल लो, तो करंट एसेट्स का टोटल देखो बेटा कितना बन रहा है, 34,100 +35,000 -1,400 -1,800, सॉरी, प्लस 1,800 तो प्लस होगा ना, +314,000। देखो कितना आंसर आ रहा है, 1,009,000, बिल्कुल सही है, 1,009,000। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे, +82 फला 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 जो भी है, तो आंसर क्या आ रहा है, 1,834,000, दोनों को ऐड करके। तो ये आ गए हमारे पास टोटल एसेट्स। ठीक हो गया,
अब बस नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाले पोर्शन के अंदर कोई मसला ही नहीं है। नीचे वाला पोर्शन 2 मिनट के अंदर हम कर लेंगे। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी हेडिंग में, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल या कैपिटल बैलेंसेस या कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स, एक डी है और एक ई है, और दोनों के जो कैपिटल बैलेंसेस थे देवर 40,000 एंड 40,000 ईच। ठीक है, तो 80,000 के इनके कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस बन गए। फिर उसके बाद आप लिखोगे करंट अकाउंट, लेकिन आप याद रखिएगा करंट अकाउंट के अंदर एक पार्टनर जो डी था उसका नेगेटिव बैलेंस था और जो ई था उसका पॉजिटिव बैलेंस था। अगर आप याद करें तो डी का जो बैलेंस था वो किस साइड पे बन रहा था, डेबिट साइड पे बन रहा था, और इसका क्रेडिट साइड पे। तो जो डेबिट साइड पे बैलेंस बनता है वो नेगेटिव बैलेंस होता है, तो ये 800 नेगेटिव लिखा जाएगा। ऐसे ऐसे लिखोगे आप 800 नेगेटिव। और दूसरे का जो है 8200 है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो पॉजिटिव बैलेंस था, वो ऐसे ही लिखा जाएगा। जस्ट टू रीचेक इट, यस इट इज 8200। अच्छा जी, अब आप क्या करो, इन सबको आपस में एडलेस कर लो 80,000। ठीक है, 80,000 प्लस 8200 माइनस 800, तो आ रहा है ये 87,400। वेरी गुड, तो ये 87,400 आ रहा है। शाबाश बेटा। आगे देखते हैं। बासिम बेटा तुम भी जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। अंताहिल आज सिर्फ मुझे लग रहा है अंताहिल ही रिप्लाई कर लिए। और जर्लिश मुझे एक बात बताओ, अगर आप मुझे मैसेज करने की कोशिश करते हो, मुझे आपका मैसेज पूरी क्लास में 2-3 क्लासों से नहीं मिला है, और मुंतहा का भी। तो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप मुझे रिप्लाई कर रहे हैं और मुझे रिप्लाई आपके नहीं आ रहे हैं, मैं नाम लेके इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप मुझे व्हाट्सएप करें, फिर मैं प्रॉब्लम देखूँ। ठीक है, एक ये ताशवीन का भी ये मसला आ रहा था, तो उसका भी मैंने अभी पता नहीं देखूंगा। खैर उसके बाद फिर आगे आ जाओ। तो फिर क्या है, हाँ जी, अब हम लिखेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और जो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है उसके अंदर आपके पास आ जाएगा बैंक लोन। तो बैंक लोन रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, बैंक लोन 8% वाला, ऐसे परसेंटेज शो करना जरूरी है। तो जो बैंक लोन आपने लिया हुआ था 8% वाला, वो कितने का था, 40,000 का। ठीक है, तो इधर 40,000 लिखिए, 40,000। क्लियर हो गई बात। अच्छा भाई, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। इसको टोटल कर लेते हैं, तो 87,400 प्लस 40,000, तो ये बन गया 127,400। फिर हम हेडिंग लिखेंगे करंट लायबिलिटीज की। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहले तो वो ट्रेड पेबल्स आ जाएंगे, फिर अदर पेबल्स आ जाएंगे, तो वो लिखते हैं ट्रेड पेबल्स। यार देखो, जो ट्रेड पेबल्स है ना वो सवाल के अंदर डायरेक्टली गिवन होंगे। ठीक है, ये सब कुछ हम लिख चुके हैं। ठीक है, प्रोविजन हम रिकॉर्ड कर चुके हैं ना। ठीक है, प्रोविजन हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। ठीक है, प्रोविजन हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। क्लियर हो गई बात। अच्छा भाई, फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवल्स हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, ट्रेड पेबल्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 55,900 के, वो रिकॉर्ड कर लो यहाँ पे 55,900 का। फिर उसके बाद अदर पेबल्स रिकॉर्ड करेंगे, तो अदर पेबल्स यानी कि कोई अक्रूड एक्सपेंसेस, तो अदर पेबल्स। यार अदर रिसीवल के अंदर हम लोगों ने एक चीज मिस करी है। यहाँ पे हमने अदर रिसीवल्स 1800 के तो लिख दिए थे। एक ही था अदर रिसीवल या एक और भी था? एक मिनट मुझे जरा देखने दो, अगर मैंने कोई गलती ना करी हो। अदर रिसीवल मेरे ख्याल से एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस था। यार एक रेंट रिसीवल भी तो आउटस्टैंडिंग था ना ओपनिंग का, ये भी 1500 इसमें ऐड होना है ना। ये हम लोगों ने इसके अंदर ऐड नहीं करा है। देखो, एक तो 1800 का अक्रूड एक्सपेंस था, और एक वो सॉरी प्रीपेड एक्सपेंस था, और एक अक्रूड इनकम भी थी 1500 की, जो कि मैंने मिस आउट करी है यहाँ पे। तो इसको यार हाथ के हाथ सही कर लो। सो इसको अभी ना हाथ के हाथ कर लेते हैं, वरना फिर मसला होगा। 1800 प्लस 1500, तो ये बन जाएगा 3300 बन रहा है मेरे पास। ठीक है, ठीक है, तो ये बन रहा था 100,900, और इसके अंदर मैंने कितना ऐड करा है, 1500। ठीक है, तो ये बन रहा है 102,400। 102,400 बेटा, इसको जरा करेक्ट कर लेना अपने पास। ठीक है, और प्लस 82,500, तो ये बन रहा है 184। इसको सही कर लेना, 184,900। वो अदर पेबल्स लिखते हुए मेरे जहन में आई वो वाली बात, तो हमने अच्छा किया अभी लिख लिया। अच्छा, अब जो अदर पेबल्स थे वो हम देख लेते हैं। तो अदर पेबल्स जो है सवाल के अंदर, वो एक तो हमारे पास कोई अक्रूड एक्सपेंस था,
तो कोई हमारे पास अक्रूड एक्सपेंस नहीं था, लेकिन एक बैंक लोन का इंटरेस्ट था जो हम लोगों ने पे नहीं किया हुआ था, और वो कितने का रहता था अक्रूड इंटरेस्ट? 1600 का अक्रूड इंटरेस्ट रहता था। याद है ना, इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करी थी हमने। तो ये 1600 का यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, अब क्या करेंगे, इन सबको आपस में ऐड करके देखते हैं। 127,400, 127,400 प्लस 55,900 प्लस 1600, तो 184,900 बैलेंस्ड, ठीक है। तो ये आ गया 184,900, और इसको हम बोलेंगे ये है हमारा टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। ये हम लोगों ने टोटल एसेट्स निकाले थे, ठीक है। ये रहे आपकी स्क्रीन पे टोटल एसेट्स सारे, और इसी तरीके से ये रही आपके पास टोटल लायबिलिटीज। यहाँ तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन करा था, ये क्वेश्चन को गौर से देख लें। आप लोगों को क्लियर है? कोई टेंशन, कोई क्वेरी, कोई मसला, तो आप मुझे बता सकते हैं।